हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 5 अंक आपको देने वाला है, जो कि है आज का प्रश्न हमारा ट्रांसफार्मर से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है कि वह युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया या बढ़ाया जाता है, वह क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर की वह युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है? तो यह युक्ति किस पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं होता है। देखिए, आपने घर में स्टेबलाइजर देखा होगा कि जब भी लाइट अधिक हो आती है तो हम उसको कम कर लेते हैं थोड़ा वोल्टेज अपने, जिससे कि हमारे और भी जो उपकरण हैं, टीवी पंखा, इनको नुकसान ना हो। तो ये वही बात कर रहे हैं कि वो इससे हम मान को कम करके या बढ़ा सकते हैं। वह युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर समझाया कि सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भी समझने वाले हैं किस तरह कैसे काम करता है। तो बस सिद्धांत ध्यान रखना कि किस पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है? इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी घटाए या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो एक कार्य के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एक उच्चयी ट्रांसफार्मर और एक अपचयी ट्रांसफार्मर। अब कार्य के आधार पर वही कि बढ़ाना घटाना। तो अगर मान लो कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, यानी छोटे कम प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कम करंट को अधिक वोल्टेज में बदल देता है, तो वो क्या कहलाता है? उच्चयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। जो अधिक उच्चयी, नाम ही से देख सकते हो आप, उच्चयी ट्रांसफार्मर, निम्न से उच्चयी तक, ऊंचाई तक, उच्च तक कर देता है, बदल देता है, तो क्या कहलाता है? उच्चयी ट्रांसफार्मर। फिर क्या है? अपचयी ट्रांसफार्मर। तो यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करेगा? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है, क्या कहलाता है? अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो सिंपल सी बात कि उच्चयी ट्रांसफार्मर, उच्चयी क्या है? तो यह वह ट्रांसफार्मर जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल दिया जाता है, उच्चयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। और अपचयी क्या कहलाता है? वह ट्रांसफार्मर या वह युक्ति जिससे उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदला जाता है, वो क्या कहलाता है? अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब इसके बनावट की बात करें, यानी इसकी संरचना की बात करें, तो कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये बना है, इसका डायग्राम बना है, बनावट यानी संरचना लिखी है, फिर देखने क्या क्या होता है, तो पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो क्या है? ट्रांसफार्मर की क्रोट कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों की बनी होती है, यानी जो आगे वाली जो पट्टियाँ हैं, ये बना है, ये पूरा जो चौकोर है, ये विद्युत रोधी पट्टियाँ हैं, और किसकी? लोहे की, यानी देखिए कच्चे लोहे की बनी होती हैं, और एक के ऊपर एक रखकर पट्टियों को रखकर बनाया जाता है। ठीक है, किसकी होती है? जो सब यहाँ पट्टियाँ बनी हैं, तो यानी एक बंडल नहीं है, कैसा है? पट्टियों में बना हुआ है। तो एक क्रोट चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम कर देता है, यानी जो जिससे क्या होगा कि जिससे बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं गुजरेंगी, वो अपने केंद्र में केंद्रित करके उसकी ऊर्जा की क्षय को कम कर दे, इससे ऊर्जा की कम हानि हो, यानी इसकी क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। यानी इससे, यानी जो इसमें भंवर धाराएं होंगी, क्या होगा? भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, जिससे कि इस क्रोड में कम नुकसान हो, यानी ऊर्जा का कम क्षय हो। भंवर धारा क्या होती है कि ऊर्जा क्षय में काम करती हैं। तो वही लिख रहे हैं कि क्यों बनाया गया है कि इसमें जो बल रेखाएं उत्पन्न होगी, सो उसको उसकी ऊर्जा को अपने केंद्र में एकत्रित करते चलेंगी, जिससे क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और ऊर्जा का विषय कम हो। इसलिए क्रोड को क्या किया जाता है? पटलित बनाया जाता है। सेथिल हानि को कम करने के लिए क्रोड लोहे चुंबकीय पदार्थों की बनाई जाती है। किसके? सेथिल हानि को कम करने के लिए, यानी ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पटलियाँ किसके? चुंबकीय पदार्थों की बनाई, क्रोड लोहे चुंबकीय पदार्थों की बनाई जाती है। अब क्रोड की एक भुजा पर तांबे के तार की कुंडलियां लपेटी जाती है, यानी देख सकते हैं कुंडली की एक भुजा में ये तांबे की तार की क्या होगी? तांबे की तार की क्या लगाई जाती है? तो आप देख सकते हो क्या लिख रहे हैं कि एक भुजा पर तांबे के तार की कुंडलियां लपेटी जाती हैं। तो ये क्या लिखी है? तांबे की तार की कुंडलियां हैं। एक तार कैसे, कौन सा तार है?
तांबे का तार है, तांबा तार, तांबे तार। तो तांबे के तार की क्या बनाई जाती है, कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, लपेटी जाती है, जिसे उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है जिसकी वोल्टता हमें बढ़ानी है, क्या कर दे, जोड़ दिया जाता है, जिसकी यानी साइड देंगे उससे हम जोड़ दिया जाता है, तो बढ़ानी है घटानी है। इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, यानी जो प्राथमिक स्रोत से, यानी जिस स्रोत से जोड़ दिया, जिसकी हमें जिसकी धारा को प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाना है बढ़ाना है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक कुंडली कहलाएगी, यानी प्राइमरी कुंडली होगी, तो प्राथमिक कुंडली कहलाएगी, तो उससे हम जोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, अगली कहलाती है प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा की ओर तांबे के तार की कुंडली लपेट दी जाती है। फिर दूसरी सामने वाली भुजा की ओर क्या करते हैं, तांबे के तार की कुंडली लपेट दी जाती है, ठीक है, और लपेट दी जाती है, और जिसकी सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं, यानी यहाँ निकलने वाली वोल्टता है, परिवर्तित वोल्टता प्राप्त करते हैं, तो ये दूसरी कुंडली लपेट जाती है, द्वितीयक कुंडली कहेंगे, द्वितीय यानी सेकेंडरी कुंडली होगी, तो जिसे क्या कहेंगे, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो समझ में आ जाएगी कि क्या होता है, कैसी बनावट होती है, कि इसमें जो लोहे चुंबकीय पदार्थों की पट्टियाँ होती हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, जिससे इनमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, यानी ऊर्जा हानि कम उत्पन्न हो, और क्रोड में प्रत्येक क्रोड पर क्या तांबे के तार के फेरों की कुंडलियाँ लपेटी जाती हैं, जिस कुंडली को उस स्रोत से जोड़ दिया जाता है जिसमें धारा उत्पन्न या धारा को परिवर्तन, यानी वोल्टता को परिवर्तन करना है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करना है, तो उससे जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी ओर भी सामने उसके दूसरी धाराएं, दूसरी कुंडली में, दूसरी पृष्ठ पर भी क्या करती हैं, उसमें कुंडलियाँ लगा देती हैं, जिसमें क्या करना है कि जिसमें हमें धारा को निर्गत करना है, निकालना है, जो भी परिवर्तित धारा को निकालना है, निर्गत करना है, तो ये हो जाएगी निवेशी, और ये कौन सी जाएगी, निवेशी, और ये क्या होगी, निर्गत पट्टी हो जाएगी, ठीक है, तो ये निवेशी और ये निर्गत हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसकी हम कार्यविधि समझते हैं, और फिर इसके लिए सूत्र का निर्धारण करते हैं। चलिए देखते हैं तो कार्यविधि क्या होगी, कि जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, यानी वो पहली वाली कुंडली बनाई थी, कि जो प्राथमिक कुंडली थी, जो पट्टी में जो पहली वाली कुंडली थी, प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ दिया जाता है, तो एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या कर देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देख सकते चलते थे कि जैसे इसमें क्या करते हैं कि अब क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे, ऐसे उस स्रोत से हमने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया है, धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में क्या होगा, भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। केवल इतना आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या वही से हम के प्राथमिक कुंडली को किससे, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी इसके मान को परिवर्तित करना है, तो उसमें क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके आता है कि इसके फॉर्मूले का निर्धारण करना होता है, यानी हमें इसके सूत्र का निर्धारण करना होता है कि कैसे निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा है, इसमें क्या होता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो फैराडे के नियम से, तो क्या लिखेंगे हम, फैराडे के नियम से, ठीक है, नियम से, फैराडे के नियम से। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बताता है कि प्राथमिक कुंडली पर बात कर रहे हैं किससे, और प्राथमिक कुंडली से ले रहे हैं, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं हम कि प्राथमिक कुंडली में क्या होगा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। विद्युत वाहक बल क्या हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा, यानी विद्युत वाहक बल ई, और किस में, तो ईपी मतलब प्राथमिक कुंडली में, प्राइमरी, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई। तो उसमें मान लो कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या n है, तो हम एन पी लिखेंगे। कुंडली में फेरों की संख्या, मान लीजिए प्राथमिक कुंडली है तो इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, n होगी, तो हमने उसके लिए एन पी लिख लिया, ठीक है, तो एन पी लिखेंगे। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन यानी डेल्टा फाई और बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी आप लिख सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो इसे आप समीकरण एक नाम दे सकते हो, समीकरण दोगे एक नाम। फिर ऐसे देखोगे कि द्वितीय कुंडली में अब क्या करोगे, जो द्वितीय कुंडली थी, द्वितीय कुंडली, तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा कि ऐसे उसमें कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, एस तो सेकेंडरी, तो बराबर क्या हो गया, माइनस क्या हो जाएगी, एन एस लिखेंगे, और डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब दोनों का क्या करें हम, अनुपात, या आप चाहे कह सकते हो भाग देने पर।
तो दोनों का क्या करने पर, अनुपात में लिखने पर, तो हम क्या लिखेंगे, ई पी बटे क्या हो जाएगा, ई एस, भाग देने पर लिख सकते हो चाहे, तो एन पी डेल्टा फाइव बटे डेल डी टी हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा आपका माइनस एन एस डेल्टा फाइव बटे, ठीक है, डी टी। तो आप जो कट रहा होगा उसको हम काट लेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ से माइनस कटेगा, डी फाइव से डी टी कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ई पी बटे ई एस बराबर एन पी बटे एन एस, यानी जी आ जाएगा कि जो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल और में फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के क्या होगा, एक दूसरे के क्या अनुपात के बराबर होंगे। या आप चाहोगे, या अगर हम चाहें, ठीक है, तो अगर इसमें वोल्टता की बात करें तो जो फेरों की संख्या में उत्पन्न वोल्टता, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ई पी बटे ई एस बराबर इसकी वोल्टता यानी जो इसके, इसको मतलब क्या होगा, ई बराबर ऐसे वी, वोल्टेज के रूप में लिख सकते हो, यानी वी लिख सकते हो इसे, तो आप क्या लिख सकते हो, वी, तो यहाँ पर हो जाएगा एन पी बटे एन एस भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यही वही वोल्टता विद्युत वाहक बल लिख सकते हो, विभवांतर वोल्ट, ठीक है। अगर हम क्या करें, तो जो इसकी भी अगर हम बात करें कि इसमें जो निवेशी आपने पढ़ा है कि हाल कि अगर जो प्राथमिक कुंडली जो आ रही है निवेशी और जो निर्गत कुंडली ऐसे, तो अगर मान जो निवेशी, तो अगर क्या है कि निवेशी अगर हम लिखें निवेशी शक्ति, इसके अंदर जो निवेशी शक्ति इतनी भी जा रही है, निवेशी शक्ति क्या होगा, निर्गत शक्ति के बराबर हो, अगर दोनों बराबर आ रही हो तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जो आपका P प्राथमिक कुंडली यानी शक्ति के लिए क्या होगी P, और किसके लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए, और दूसरी शक्ति क्या हो जाएगी P, द्वितीय कुंडली के लिए S, तो PS क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। तब आपने एक शक्ति के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर VI होता है कि नहीं, P बराबर VI होता है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि, तो अब क्या लिखोगे, जैसे हमने लिखा कि P बराबर PS है, तो P की जगह हम क्या लिखेंगे, P क्या हो जाएगा, तो मतलब किसके लिए क्या होगा, P बराबर, इस P की जगह क्या लिखोगे, P बराबर क्या हो जाएगा, P यानी VPI हो जाएगा प्राथमिक कुंडली के लिए। ऐसे PS के लिए क्या हो जाएगा, VSI हो जाएगा। तो यानी जब ये दोनों मान बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे VPI बराबर VSI हो जाएगा, ठीक है, VSI हो जाएगा। अगर आप चाहो तो हम क्या करें, तो अगर तुम पहले इससे अभी देखो कि किसके लिए, धारा के लिए, तो हम इसको भी हम P लिख सकते हैं, इसको S लिख सकते हैं, तो इसको हम P लिख सकते हैं, इसको S लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, एक दूसरे के बटे में करने के लिए यानी अनुपात के रूप में कर दें, तो VP बटे में क्या आ जाएगा, VS, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, IS रह जाएगा, और IP कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये धारा के संबंध में आ जाएंगे, ठीक है। ये किस में आ जाएगा कि जो वोल्टता तथा धारा के बीच अगर संबंध दर्शाने के लिए आए ट्रांसफार्मर में, तो आप ये दर्शा सकते हो, यहाँ से हमने लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वोल्टता तथा धारा के बीच संबंध है, ठीक है, वोल्टता तथा धारा के बीच संबंध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इतना आप लिख सकते हो उसके लिए, तो ये जाएगा, ठीक है। एक अगर कुंडली में फेरों की संख्या और वोल्टता के बीच संबंध दर्शाने के लिए आए तो यह जाएगा, और एक इसके लिए वोल्टता तथा धारा के बीच संबंध दर्शाने के लिए आप इसको यहाँ से ऐसे हल कर सकते हो। फिर देखिए अब प्रश्न इसमें बनता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता दिखाने के लिए, तो क्या हो जाएगी, किसी भी आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती, यानी ऐसे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी परसेंट, 100% आंकी जाती है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसको निकालना होता है। दक्षता बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति यानी जो प्राथमिक कुंडली से आ रही है, द्वितीय कुंडली से जो निकलने वाली शक्ति, और निवेश शक्ति यानी प्राथमिक कुंडली से आने वाली शक्ति, गुणे क्या हो जाएगा 100। जिससे हम लिख देंगे कि P यानी कुंडली हो गई,
कौन प्राथमिक कुंडली, सो यानी PS बटे क्या हो जाएगा PP लिख सकते हैं। तो द्वितीय कुंडली और ये प्राथमिक कुंडली गुणे 100, और दक्षता क्या हुई ईटा लिख सकते हैं। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगी, इसके लिए दक्षता हो जाती है। तो इतना आप लिख सकते हो। फिर इसके यानी जो ट्रांसफार्मर की जो उपयोग या हानियाँ जो आती हैं वो लग जाता है। तो इतना तक आप पेपर में लिखोगे और आपको 5 अंक बिल्कुल पक्के मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।